शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी दानिया शेयर कर रही हैं। दानिया कहती हैं, मैं कराची से हूँ और आपके साथ अपनी खुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ और ट्यूशन पढ़ने के लिए हम लोगों के घर से 2 स्ट्रीट छोड़कर एक घर है, वहाँ पर मैं एक आपी हैं उनके पास जाकर ट्यूशन पढ़ती हूँ। मैं इवनिंग में जाती हूँ ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो मैं हस्बे मामूल वहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए गई। अब वो जो मेरी ट्यूशन वाली आपी हैं, वहाँ पर जो मिस है मेरी, जो मैम है, उस घर में वो अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। शाम का टाइम था तो उन लोगों की वो जो वाटर टैंकी थी वो फुल हो गई। तो जो मेरी मैम थी मुझे ये कहने लगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक, ऐसा करो दानिया ऊपर जाओ और जाकर वाटर पंप को बंद करके आओ। मैंने ये कहा कि ठीक है, मैं जाकर कर आती हूँ। जब मैं ऊपर गई, जैसे उनकी स्टेयर्स को मैंने क्रॉस किया, ऊपर छत पर गई, वहाँ से मैंने उनका वो जो टैंकी स्विच था उसको ऑफ़ करना था। वहाँ पर बहुत सख्त अंधेरा था। जैसे मैं स्विच के पास जाने लगी तो बिल्कुल सामने ही वो टैंकी थी पानी की। मुझे वहाँ पर इस तरह से महसूस हुआ कि जिस तरह से वहाँ पर कोई खड़ा है, मुझे किसी के खड़े होने का एहसास हो रहा था। अब हाई स्ट्रीट में लाइट्स लगी हुई थी तो थोड़ी बहुत रोशनी उनके छत पर आ रही थी और नीचे सहन में से भी ऊपर रोशनी आ रही थी। एकदम से जब मैंने गौर करके देखना चाहा, जब मैं उनके करीब जाने लगी तो मैंने देखा वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। वो जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी और मेरी तरफ बहुत अजीब नज़रों से देख रही थी। मुझे समझ ही नहीं आई कि ये कौन है और कौन नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि उस घर में सिर्फ मेरी मैम और उनके हस्बैंड रहते हैं, फिर ये कौन है। मैंने उनसे ये कहा कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रही हैं। उसने मेरी तरफ देखकर हंसना शुरू कर दिया। वो इतनी डरावनी नज़रों से हंस रही थी और मुझसे डर के मारे भागा भी नहीं जा रहा था। मैंने रोना शुरू कर दिया। जैसे मैंने वहाँ से भागना चाहा, मुझे ऐसा लगा कि बाकायदा उसने जैसे मुझे पकड़ लिया, मेरे पाँव बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे वहीं पर। मैं रोना शुरू कर दिया मैंने, और मैं चाह कर भी नहीं भाग सकती थी। जैसे वो मेरे करीब आने लगी, मैं वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपनी टीचर के बेड पर थी और वो मेरे पास थी और मुझसे ये पूछ रही थी कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उनका ये कहना था, हम लोगों के घर में तो कोई आया भी नहीं है और ना ही हम लोगों के घर में कभी इस गेटअप की, इस हुलिये की कोई बूढ़ी औरत आई है, ऐसा कैसे मुमकिन है। खैर मैं अपने घर वापस आ गई। मेरी तबीयत बहुत सा ख़राब थी। जब मैं घर वापस आई मैंने ये बात अम्मी को भी बताई। अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई। अम्मी मुझे फ़ौरन से लेकर हम मेरी खाला के घर गई। मेरी खाला जो थी वो पढ़ाई वगैरह करती थी, उनको जिन्नात भी नज़र आते थे। जब मेरी खाला ने पढ़ाई की तो मेरी खाला का ये कहना था कि वहाँ पर उनका वो जो टैंकी वाला हिस्सा है वो आसेब ज़दा था। उस वक्त वहाँ पर जिन्नात की हाज़िरी का टाइम था और मैं वहाँ पर चली गई तो उन्होंने मुझे अपना आप ज़ाहिर कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी और डरती भी थी। फिर मेरी खाला ने मुझे दम किया, मुझे तावीज़ दिए, तब मैं जाकर ठीक हुई। अभी भी मैं कभी कभार सोचती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। ये ईद से 7-8 दिन पहले की बात है जो मैंने आपके साथ, ईद के 7-8 दिन बाद की बात है जो मैंने आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर की। बहुत शुक्रिया दानिया आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी उमाइमा उस्मान शेयर कर रही हैं। उमाइमा कहती हैं कि आज आपके साथ मैं अपने उस घर की खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ जिस घर में मैं पैदा हुई थी। वो घर आसेब ज़दा था। उस घर को हमने कुछ साल पहले ही छोड़ा है। मेरी अम्मी बताती हैं ये तब की बात है, आज से 20 साल पहले की बात है। तब मैं बिल्कुल कुछ महीनों की थी। तो मेरे अब्बू जो थे वो मुझे उठाकर घर में चल फिर रहे थे, जैसे पेरेंट्स प्यार करते हैं अपने बच्चों से। तो एकदम से मेरे अब्बू को किसी ना दिखने वाली वजूद ने बहुत ज़ोर से धक्का दिया और वो ज़मीन पर गिर गए, लेकिन उन्होंने मुझे चोट लगने नहीं दी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि एकदम से क्या हुआ है, मुझे किसने धक्का दिया है बहुत ज़ोर से। फिर मेरे अब्बू के एक कज़न आए
वो भी साहिब इल्म हस्ती थे, उनके पास इल्म था, वो पढ़ाई वगैरह करते थे। जब उन्होंने पढ़ाई की, उनका ये कहना था कि आपका घर बहुत ज़्यादा आसिफ ज़दा है, आपके घर में बहुत सख्त असरात हैं, उन्हें जिन्नात ने आपको धक्का देकर ज़मीन पर गिराया है। फिर उन्होंने हम लोगों का एक बेडरूम था, बेडरूम के साथ हम लोगों का एक छोटा सा ड्रेसिंग एरिया था, वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था इतना ज़्यादा। उन्होंने वहाँ पर उस जिन्नात को, उस जिन को कैद कर दिया। उसके बाद वहाँ पर अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। मेरे भाई बहन जब भी वहाँ पर जाकर चेंज करने लगते थे या तैयार होने लगते थे तो उनको वहाँ पर थप्पड़ लगते थे, बाकायदा उनको कोई थप्पड़ मारता था, फिर वो लोग डर के आ जाते थे। फिर हम लोगों ने, मेरे अब्बू ने किसी और आमिल को घर में बुलाया। जब वो आमिल वहाँ पर आए, उन्होंने वहाँ से उस जिन्नात के असरात को ख़त्म करके हम लोगों के ऊपर वाले पोर्शन में उनको कैद कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये जिन्नात यहाँ पर काफ़ी अरसे से मुकीम है और ये आपका घर नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इनको यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आपको जानी नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने वो घर, अभी कुछ साल पहले ही वो घर हम लोगों ने चेंज कर दिया। उस घर में हम लोगों के साथ बहुत अजीबोगरीब वाक़यात होते थे। उस घर में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ थीं। हर महीने कभी मेरी अम्मी बीमार हो जाती थी, कभी मेरे अब्बू बीमार हो जाते थे, उन लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता था हर महीने। उसके बाद मेरी सिस्टर्स के रिश्ते नहीं होते थे उस घर में। अगर कोई रिश्ता आता भी था, हम लोग पसंद करने की कोशिश भी करते थे तो कोई रीज़न बनती थी, वो रिश्ता नहीं होता था। इसके अलावा जब भी हम लोग उस घर को छोड़ने की कोशिश करते थे, हम लोगों के बहुत ज़्यादा फाइनेंशली हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी। इतने हम लोगों के हालात ख़राब हो जाते थे कि हम लोग चाह कर भी घर शिफ्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी जब उन जिन्नात के असरात को उन आमिल ने ऊपर वाले हिस्से में शिफ्ट किया, नीचे वाले हिस्से से उनको ऊपर वाले हिस्से में भेज दिया, कैद कर दिया, उसके बाद हम लोग इस काबिल हुए कि उस घर को छोड़ सकें। फिर हम लोगों ने उस घर को छोड़ दिया। उस घर से रिलेटेड और भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो मैं फ़र्दर आपके साथ शेयर करूँगी। ये एक स्टोरी थी जो उमाइमा उस्मान ने शेयर की। बहुत शुक्रिया उमाइमा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं प्रियंका इंडिया से। प्रियंका कहती हैं, आज आपके साथ बहुत ज़्यादा ड्रामनी एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे भाई ने मुझे सुनाई है। मेरे भाई के एक दोस्त हैं, उनकी बहन की ज़िंदगी की ये कहानी है। उनके जो फ्रेंड है, उनकी बहन का नाम रीचा है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, रीचा की जो दादी अम्मा थी उनकी डेथ हो गई, तो उन लोगों को गाँव में जाना था। रीचा जो थी वो गांव में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, ना ही उसका दिल था कि वो गांव में जाए, लेकिन वो मजबूर थी, उसको वहाँ पर जाना ही था अपनी फैमिली के साथ। तो वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर चली गई। वो अपनी दादी अम्मा से बहुत प्यार करती थी, फिर भी वो वहाँ पर चली गई। अब जैसे वहाँ पर 2-3 दिन गुजरे, सारे अपने कामों में मसरूफ़ हो गए, तो जो रीचा थी वो बहुत ज़्यादा उदास थी और उसका घर में दिल नहीं लग रहा था। वो बिना बताए सबको घर से निकली और जाकर गांव के तालाब पर बैठ गई। जैसे वो गांव के तालाब पर बैठी, उसको वहाँ पर अपने अलावा भी किसी के मौजूद होने का एहसास हो रहा था। वो बार बार इधर उधर देखती थी, लेकिन उसको नज़र कोई भी नहीं आता था। शाम हो गई। वहाँ पर बैठे बैठे उसको जब अंधेरा ज़्यादा फैलने लगा तो रीचा वहाँ से उठकर घर आ गई। जैसे ही आधी रात का टाइम हुआ, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके घर वालों ने जब जाकर देखा तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा वजूद है जो उसको हवा में बार बार उठाकर नीचे फेंक रहा है और वो चीख रही है। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि इसको एकदम से क्या हो गया है। अब वो लोग परेशान थे कि ये बिल्कुल ठीक थी, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रही थी। प्रियंका कहती है, बेशक हम लोग हिंदू मज़हब से हैं, लेकिन जब हम लोगों पर मुसीबत आती है तो हम लोग भी आमिल हजरात के पास चले जाते हैं। तो इसी तरह से रीचा को लेकर वो लोग एक आमिल के पास गए। जब उस आमिल के पास गए, उन आमिल ने पढ़ाई की तो रीचा के जिस्म में एक मर्दाना आवाज़ में कोई मर्द बोलने लग गया और वो ये कह रहा था कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये तालाब पर आकर बैठी थी। वो जो आमिल थे उनका ये पूछना था, इस लड़की के पीछे तुम क्यों पड़े हो, इसको क्यों इतनी तकलीफ़ दे रहे हो, इसको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो। जिस पर उस जिन का ये कहना था कि मैं वहाँ पर तालाब का मुकीम हूँ, पूरा गांव जानता है कि वो तालाब जो है मेरी रिहाइश का है, आसिफ ज़दा है, शाम को वहाँ पर कोई भी नहीं आता, ये वहाँ पर बैठी रही आके, मैं बार बार इसको अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था, इसके बावजूद ये वहाँ से नहीं उठी। फिर इसने उठाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से पत्थर भी मारे
और मुझे ज़ख्मी किया। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको जान से मार दूंगा। वो जो आमिल थे उन्होंने बहुत पढ़ाई की, उसको बहुत समझाने की कोशिश की। तो उस जिन ने ये कहा कि ठीक है, मैं इसके जिस्म से तो चला जाऊंगा, लेकिन ये कभी भी ठीक नहीं रह सकेगी, मैं इसको हर तरह से तकलीफ़ पहुंचाता रहूँगा। और उसके जिस्म से चला गया। वो लोग रीचा को लेकर वापस आ गए। उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, ना वो पढ़ सकती थी। आए दिन उसके साथ कोई ना कोई मसला रहता था। यहाँ तक कि आज भी अपनी ज़िंदगी में वो स्टेबल नहीं है, ना वो पढ़ सकी उसके बाद, ना ही वो तंदुरुस्त रहती है। कभी उसको कोई बीमारी लग जाती है तो कभी कोई बीमारी। उसके बाद उसी तालाब के बारे में एक और भी कहानी मशहूर है कि वहाँ पर गांव का ही एक शख्स था। शाम के टाइम उसने वहाँ पर बैठकर खाना खाने की गलती की थी। वो गांव का एक ऐसा शख्स था जो वहाँ पर ज़मीनों पर काम किया करता था। जब शाम हुई तो घर जाने के बजाय वो अपना खाना लेकर तालाब पर आकर बैठकर खाना खाने लग गया। तो सुबह उसकी जो लाश थी तालाब के अंदर से मिली थी और उसकी लाश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सभी गाँव वालों का ये कहना था कि उसको भी तालाब वाले जिन ने ही मारा था। वो जगह बहुत ज़्यादा डरावनी और मशहूर थी। उस तालाब पर एक ऐसे जिन का बसेरा था जो किसी इंसान की मौजूदगी वहाँ पर बर्दाश्त नहीं करता था। ये एक स्टोरी थी जो प्रियंका ने शेयर की। बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही है सिंड्रेला। सिंड्रेला कहती हैं, आज आपके साथ मैं अपनी सिस्टर की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 6 साल पहले की बात है। हम लोगों के रिलेटिव्स थे तो गांव में शादी थी, हम लोगों को वहाँ पर जाना था। हम सब लोग उस गांव में पहुँचे। शाम के टाइम ही हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर शाम के टाइम ही मेहंदी का फंक्शन था। अब मेरी वो जो बहन थी उसकी नेचर थोड़ी अजीब थी। वो बहुत ज़्यादा घुलने मिलने वाली नहीं थी, कंजर्वेटिव सी थी। तो उसने ये कहा कि मुझे तो नींद आ रही है, तुम लोग मेहंदी का फंक्शन अटेंड करो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे कमरे में सोना है। वो कमरे में सोने के लिए चली गई। जैसे ही थोड़ी देर गुजरी, अब घर में शादी का माहौल था, फंक्शन था, इसके बावजूद कमरे में से उसके चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही हम लोग उस कमरे में गए तो वो अपने बालों को पकड़कर चिल्ला रही थी और ये कह रही थी, मेरे बाल छोड़ दो, मेरे बालों में बहुत दर्द हो रही है। हम सब बहनों के बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं और उसके भी बाल खुले हुए थे। घर वालों ने जब देखा तो उसके बालों को कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो चिल्ला रही थी और अम्मी अब्बू को ये कह रही थी कि मेरे बाल कोई खींच रहा है। अम्मी ने उसको ये कहा कि शायद तुम सोई हुई हो तो तुम्हारे बेड से नीचे आ गए होंगे या इस तरह से तुम्हें महसूस हुआ होगा, किसी चीज़ में अटक गए होंगे, कुछ भी नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। फिर उसको लिटा दिया और वो सो गई। अब हम लोग उसके आसपास ही थे कि कहीं दोबारा से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। थोड़ी ही देर के बाद उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। जब अंदर जाकर देखा तो वो अलमारी की तरफ इशारे कर रही थी। उस कमरे में एक अलमारी रखी हुई थी। वो ये कह रही थी कि अभी इस अलमारी के पास बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई थी और यहाँ पर मैंने बाकायदा एक शख्स को खड़े देखा है। वो एक एजड सा बूढ़ा सा शख्स था। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था और वह मुझे अपनी तरफ बुला रहा था, मुझे बचा लें, वो मुझे जान से मार देगा। ये कहते ही उसकी हालत बहुत ख़राब होगी और वह बार बार ये कह रही थी कि यहाँ से जल्दी चलें। वहाँ पर हम लोगों के सिंध में मेहंदी वाली रात ही एक रस्म होती है। अब्बू ने ये कहा कि बस अभी वो रस्म अदा होने वाली है, फिर हम लोग चलते हैं। लेकिन वो बार बार रोकर ये कह रही थी, मुझे अब यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहना। तो हम लोगों ने भी अब्बू को यही कहा कि छोड़े, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोगों को अभी घर जाना चाहिए। हम लोग उसको लेकर घर वापस आ गए। अब वो हम लोगों के साथ जब घर वापस आई, सारे रास्ते अम्मी उस पर दम करती आई। यहाँ तक कि घर भी जब हम लोग पहुँचे, आधी रात हो चुकी थी, वो अम्मी के पास ही सो रही थी। फिर आधी रात हुई तो उसने फिर वही चीखो पुकार शुरू हो गया। वो बार बार ये कह रही थी कि मैंने अभी ख्वाब में देखा कि कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में 2 कब्रें हैं, उन कब्रों में से 2 औरतें बाहर निकली हैं, उनका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना है और वो ख्वाब में आकर मेरे बेड पर बैठ गई हैं। जैसे ही मैंने आंख खोली, वही 2 औरतें मेरे पास अभी बैठी हुई थीं और सामने एक आदमी, वही आदमी खड़ा हुआ था जिसकी आंखें इस तरह से स्पार्क करती हैं जैसे उनमें लाइट जल रही है और वह मुझे बुला रहा था अपने पास। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम लोग भी सब बहुत ज़्यादा डर गए। फिर अम्मी ने उसको दम करना शुरू किया। जैसे ही सुबह हुई तो मेरे अब्बू उसको एक आमिर साहब के पास लेकर गए। वो जो आमिर साहब थे, जब उन्होंने पढ़ाई की तो मेरी बहन के जिस्म पर उनको पता चल गया था कि कुछ असरात हैं। उनका ये कहना था कि ये गांव से नहीं डरी, ये इस घर से ही डरी हुई है। शाम के टाइम ये छत के ऊपर मगरिब के बाद बाल खोलकर बैठी थी।
वहाँ से इसके पीछे जिन्नात लग गए हैं। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ की, बहुत अमल किए, उसके बालों में इत्र लगाते थे, तावीज़ लगाते थे। उसके बाद जाकर वो ठीक होना शुरू हुई, लेकिन जिन दिनों में उस पर असरात थे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सदका खैरात भी किया कि शुक्र है ये ठीक हो गई है। अब वो बिल्कुल भी नहीं डरती, अब कभी भी उसको वो चीज़ें नज़र नहीं आई, लेकिन जिन दिनों में उसको वो चीज़ें नज़र आती थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। हम लोगों ने अपने घर में ये बहुत ज़्यादा एक सख्त सा एक्सपीरियंस किया है। तो प्लीज़ सब लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी शाम के टाइम वो छत पर बाल खोलकर मत जाया करें। ये एक स्टोरी थी जो सैंड्रिला ने शेयर की। बहुत शुक्रिया सैंड्रिला आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी तोकीर शेयर कर रहे हैं भुलवाल से। तोकीर कहते हैं, मैं भुलवाल का रहने वाला हूँ और आपके साथ मेरे मामू की बताई हुई एक बहुत ज़्यादा ख़ौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये तब की बात है जब मेरे बड़े मामू की शादी हुई थी। तब उन लोगों का गांव जो था भुलवाल से आगे था। तो मेरे मामू की शादी के इंतज़ाम हुए, मेहंदी की रात का फंक्शन था। तो वहाँ पर उन लोगों ने मेहंदी वाले दिन ही वो लोग वलीमा भी कर दिया करते थे, तो खाना वगैरह बनाया हुआ था। तो वो कहते हैं कि मेहंदी के फंक्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा खाना बच गया। तो हम लोगों ने उन लोगों की जो हवेली थी, हवेली की बैक साइड पर एक बहुत बड़ा सहन था, ग्राउंड सा था, जहाँ पर उन लोगों ने सारे खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। तो वो बाकी का जो बचा हुआ खाना या जो देगें थी, अभी भी बहुत ज़्यादा देगें बच गई थी खाने की, वो देगें उन लोगों ने वहीं पर रख दी कि सुबह अगर ये ठीक हुई तो काम आ जाएंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खाना बच गया था। अब वहाँ पर जहाँ पर खाने का सारा सिस्टम था, वहीं पर पास हम लोगों के अपने रिलेटिव भी सो रहे थे। तो वो कहते हैं कि आधी रात का टाइम हुआ तो मेरे मामू के कज़न थे, वो भी वहाँ पर सो रहे थे, मेरे नाना बू भी वहीं पर सो रहे थे। वो लोग कहते हैं हम लोगों को इस तरह से आवाज़ आने लगी जिस तरह से उन देगों को बार बार कोई छेड़ है, यानी देगों को छेड़ने की, उनको हिलाने झुलाने की एक मखसूस आवाज़ होती है। इन लोगों को ये लगा कि शायद किसी को खाने की ज़रूरत होगी तो कोई खाना ना लेने आया हो। लेकिन जब टाइम देखा तो आधी रात का टाइम था और आसपास चलने फिरने की या बोलने की आवाज़ें नहीं आ रही थी, और बार बार ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर 7-8 देगें थी जिनको बार बार कोई छेड़ है। तो मेरे जो मामू के कज़न थे वो उठे और ये कहने लगे कि कौन है वहाँ पर। तो वो क्या देखते हैं, वो जो देगें हैं उन देगों के पास 4 से 5 स्याह कलर के लिबास में बहुत ज़्यादा दराज कद के कुछ लोग खड़े हैं और उन देगों के ऊपर झुके हुए हैं। जब मेरे मामू ने उन्हें देखा, मामू के कज़न ने देखा, तो उनका ये कहना था, कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उन्होंने शोर मचा दिया कि चोर आ गए हैं। अब उनकी आवाज़ सुनकर पास सोए हुए सभी लोग जाग गए, कहाँ पर हैं चोर, कहाँ पर हैं चोर। जब जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और देगों का सारा खाना गायब हो चुका था। अब वो लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये कैसे मुमकिन है, यहाँ से कोई भागा भी नहीं, यहाँ पर कोई आया भी नहीं और खाना गायब हो गया। अब वहाँ पर जो मेरे नाना अब्बू के बड़े भाई थे वो बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग भी थे और बहुत ज़्यादा इबादत गुजार भी थे। वो तहज्जुद के लिए जागे। जब उन्होंने बाहर शोर शराबा सुना तो आकर सारा उनसे पूछा कि क्या हुआ है, सारा माजरा उनको बताया गया। तो उनका ये कहना था कि ये जिन्नात थे, ये यहाँ पर खाना लेने आए थे और अपना खाना लेकर चले गए हैं। उनके बारे में कुछ भी ना कहें, वो आपको कोई नुकसान नहीं देंगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद गांव में एक और शादी हुई, उनके साथ भी यही हुआ। उनका पका हुआ खाना जो था, अभी उन लोगों ने वो खाना खोला भी नहीं था तो देगों में से गायब हो गया। उसके बाद गांव के एक बहुत बड़े आमिल बुज़ुर्ग थे, जब उन्होंने पढ़ाई की, हिसाब लगाया तो वो जिन्नात उनके ऊपर हाजिर हो गए, उनके पास हाजिर हो गए बाकायदा। और उनका ये कहना था कि जब भी आप लोगों के गांव में कोई शादी होगी हम लोग अपना हिस्सा लेंगे, हम लोग यहीं गांव में रहते हैं और इस गांव की हिफाजत करते हैं। और वो जो आमिल थे उन्होंने ये बात सारे गांव वालों को सरेआम कह दी कि जब भी आप लोगों के यहाँ कोई शादी हो, चाहे वो कोई भी हो, आप लोगों ने मखसूस खाने का कुछ हिस्सा अपने घर के किसी ऐसे हिस्से में रख देना है जो आपके घर का ही हिस्सा हो लेकिन वीरान हो। वो अपना हिस्सा ले जाया करेंगे और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी तरह से वक्त गुजरता गया, बहुत से लोग इन बातों पर यकीन करते थे और वो ऐसा ही करते थे। कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ, वहाँ पर गाँव में ही एक और घर में शादी थी। उन लोगों को भी पता था इस सारी बात का, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने ये कहा कि हमने बिल्कुल भी खाना नहीं देना और हम लोग देखते हैं हम लोगों के खाने के पास कौन आता है। सारी रात उन लोगों ने वो खाने के पास पहरा दिया। वो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे कि हमने कोई जिन्नात को खाना नहीं देना, ये वो। उनकी बेटी की शादी थी।
वो लोग बाकायदा देखते हैं कि जैसे उनके पास स्याह लिबास में उनके दरवाजे के पास बार बार कोई आकर दस्तक देता है। 3 से 4 औरतें हैं और वो बार बार ये कहती हैं हमें खाना दो। बार बार वो लोग उनको कहते हैं कि खाना हम लोगों ने नहीं देना, चली जाओ यहाँ से। क्योंकि उन लोगों को इस बात का बखूबी आइडिया भी था कि वहाँ पर जिन्नात आते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी। आधी रात का टाइम हुआ तो उनकी जो बेटी थी, उनके घर में एक शोर बरपा हो गया। उसकी मेहंदी वाली रात उस लड़की ने चीखना शुरू कर दिया। जब घर वालों ने जाकर देखा तो उस लड़की को बालों से पकड़कर किसी ने कमरे के छत के साथ लगाया हुआ था और वो बार बार चिल्लाकर ये कह रही थी कि मुझे बचा लें, ये मुझे मार देंगी, ये बहुत ज़्यादा डरावनी है। उनके घर वालों ने रोना पीटना शुरू कर दिया और माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी कि जितना भी खाना चाहिए आप लोग ले जाएं, हमारी बेटी को छोड़ दें। बहुत ज़्यादा माफ़ी तलाफ़ी के बाद उस लड़की को उन लोगों ने इतनी ऊंचाई से नीचे फेंका और उसकी जो टांगें थी, उस टाइम उसकी टांगें इस तरह से हो गई थी जैसे उसकी टांगें बिल्कुल टूट गई हैं। बहुत उनके घर में, शादी वाले घर में एक कोहराम बरपा हो गया। जब वो लोग अपनी बेटी को बचा रहे थे तो बाहर से वो जो जिन्नात थे अपने हिस्से का खाना ले गए थे। उनकी बेटी ने रो रो कर उनको सारी बातें बताई। जब वो बोलने के काबिल हुई, जब उसकी कुछ तबीयत संभली, उसका ये कहना था कि मैं अपने कमरे में सो रही थी तो एकदम से मैं क्या देखती हूँ, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है और मेरे कमरे में 2 औरतें आई हैं। वो बहुत ज़्यादा डरावनी औरतें थीं। उन लोगों ने स्याह कलर के लिबास पहने हुए थे और घूंघट निकाले हुए थे और मेरे पास आकर मेरा नाम पुकारने लग गई। जब मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो, तो उन लोगों ने मुझे अपने चेहरे दिखाए। उनके चेहरे बहुत ज़्यादा डरावने जले हुए चेहरे थे और वो बार बार ये कह रही थी कि तुम्हारे घर वालों ने खाना नहीं दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। जब मैं वहाँ से उठकर भागने लगी तो उन लोगों ने मुझे बालों से पकड़ लिया। उनके कद बहुत ज़्यादा दराज हो गए और उन लोगों ने मुझे छत के साथ लगाया हुआ था और वो मेरी तरफ देख देख कर हंस रही थी। उसके बाद उस लड़की का बहुत ज़्यादा इलाज हुआ। उस वक्त उसकी शादी भी पोस्टपोन हो गई। उसके बहुत ज़्यादा इलाज के बाद जब उन लोगों ने उस पर अमल करवाया, अमल के ज़रिए पता करवाया, तो उन्हीं जिन्नात ने उसको पकड़ा हुआ था। फिर वो जो आमिल थे उन्होंने ये कहा कि इस लड़की की जान बख्श दो, इसका कोई कसूर नहीं है। फिर वो जो जिन्नात थे उन्होंने ये शर्त रखी कि 7 दिन लगातार 7 देंगे, इनके घर वाले अगर देंगे तो इस लड़की की जान छोड़ेंगे। फिर उसके घर वालों ने 7 दिन लगातार 7 देगें बनाकर अपने घर के सहन में रखी और रात के टाइम बाकायदा आवाज़ें आती थी कि वहाँ पर कोई आता है और उन देगों को खाली करके चला जाता है। फिर उस लड़की की टांगें भी ठीक हुई और 1 साल के बाद उसकी दोबारा शादी हुई। और जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था। इस तरह से लग रहा था फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा चीखो पुकार गूंज रहा है। उसके घर वालों ने बाकायदा एक बारात का खाना एक्स्ट्रा बनवा कर उनके लिए रख दिया था। फिर उस लड़की की शादी होगी और उस गांव में काफ़ी अरसे तक वही रिवाज कायम रहा। फिर मेरे मामू लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए। उन लोगों ने शहरों में घर बना लिए, वहाँ से ज़मीनें छोड़ दी, क्योंकि कभी कभार जो उन जिन्नात की बातें नहीं मानते थे उनको नुकसान होता था। जब गंदम की कटाई होती थी तो इतनी ज़्यादा आंधी और तूफ़ान आता था कि आधी से ज़्यादा गंदम लोगों की गायब हो जाती थी। वो जिन्नात वहाँ पर लोगों से बाकायदा अपना हिस्सा लेते थे। ये मेरे मामू की एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया तोकीर आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मेरे बहुत से लिसनर्स में से कमेंट बॉक्स में बार बार पूछते हैं आपको स्टोरी कैसे शेयर करें, तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। मेरा ईमेल आईडी है noshinmilk57@gmail.com। अगर आपको मेल करनी नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, और जिनको मेल करनी आती है वॉइस मेल भी सेंड कर सकते हैं और टेक्स्ट मेल भी सेंड कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें आप लोग भी। और मेरी सिस्टर का चैनल नीलम वॉइस ऑफिशियल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। कल मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर नहीं कर सकी, गेस्ट आए हुए थे, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो इंशाल्लाह अब रेगुलर स्टोरी आएगी, व्लॉग्स भी आएंगे, थोड़ा सा मौसम ठीक हो ले, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मेरे नौशीन वॉइस ऑफिशियल चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। अपनी ढेरों दुआओं में मेरे पेरेंट्स को, मुझे और मेरी फैमिली को याद रखा करें। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।